अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से मैदान सजना शुरू हो चुका है। इस वक्त कुल मिलाकर सियासी सूरत हाल यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनकी 2 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जा चुकी है और अब ये गैर मुमकिन नज़र आता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ उससे पहले बाहर हों, कोई कैंपेन चला सकें। वो नाअहल रहेंगे, इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एक अजीबो गरीब दावा जो है वो इस हवाले से फैसल वावड़ा साहब ने भी किया है और वो दावा बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि ना बल्ले का निशान होगा इलेक्शंस में, ना इनके कैंडिडेट्स होंगे, उम्मीदवार नहीं होंगे। मियां साहब के लिए फील्ड मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी गई है। लेकिन साथ ही फैसल वावड़ा साहब, जिनको बहुत इन्फॉर्म्ड शख्स समझा जाता है कि वो बड़े इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में उठते बैठते हैं, उन्होंने ये भी दावा किया कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून बनाएगी, पीपल्स पार्टी उस हुकूमत से माइनस होगी और उन्होंने मुतवक्के इत्तेहादियों के नाम बताए। फैसल वावड़ा कहते हैं कि मामा, ताया, चाचा, बाप, JUI, IPP, परवेज़ खटक, बाप और मुस्लिम लीग नवाज़ ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब क्या जो बलूचिस्तान मिशन जिसको करार दिया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो सियासी कचरा इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। मियां साहब ख्वाबों के शौकीन हैं, लेकिन सियासी बचा कुचा खाना वो लोग जिनको मियां साहब अपनी सियासत के दौरान ख़ास तौर पर PDM बनने के बाद इस मुल्क के लिए जहर कातिल करार देते रहे कि ये वो टोला है जिसने इमरान खान के साथ मिलकर मुल्क की तबाही की, उनके साथ एक अलायंस क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की कमज़ोरी है? आखिर क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि आज से चंद माह पहले बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे कर रही थी कि हम 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे, हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, मियां साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ना किसी के साथ इत्तेहाद होगा, ना किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट, तमाम हलकों पर अपना कैंडिडेट देंगे और हर हलके में शेर धाड़ेगा। तो आखिर क्या हुआ कि अब बातें ये हो रही हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो एक नौमौलूद पार्टी है, इमरान खान की सियासी उतरन पहनने का फैसला मुस्लिम लीग नवाज़ कर चुकी है। परवेज़ खटक के साथ भी वो खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद करेंगे, ये दावे किए जा रहे हैं। ऑलरेडी मौलाना फजलुर रहमान से गुज़श्ता रोज़ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए मियां साहब ने उन्हें मुलाकात की दावत दी है और ये दावत भी एक मुतवक्के सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए है। तो आखिर अगर इसी तरीके से फ़ैसला होना है, ड्राइंग रूम्स में बैठकर फ़ैसला होना है, तो फिर इलेक्शंस जो है वो एक फॉर्मेलिटी लगती है। इलेक्शंस करवाने की क्या ज़रूरत है? 50-60 अरब रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अगर अपोजिशन ने आउट होना है इलेक्शन से, या फिर जो अपोजिशन का किरदार अदा करना चाह रही है पीपल्स पार्टी, इन सब को अलहदा रखकर फैसला ड्राइंग रूम्स में बैठकर होना है, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की शायद तनकीद बजा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या फरमाया वो सुनिए। लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को ये तकलीफ़ दिया गया कि वो ख़ुद पहुँचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो, किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। पीपल्स पार्टी कहता है कि 100% क्लैरिटी नहीं है। बिलावल आवाम की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो थरपारकर में जलसा करते हैं, अवामी रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में ये कहा जाता है, और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो कि पीपल्स पार्टी के असल डिसीजन मेकर्स हैं, ना ही उनकी मरकज़ी मजलिस आमला और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी, वो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के फेज़ में आते हैं। जो फैसले हैं वो बैठकर करते हैं ये 2 लोग, और इनका अवामी रीच आउट नहीं है। क्या इसका सबब बढ़ती हुई उम्र या बीमारी है, या फिर आसिफ अली जरदारी साहब वो एक डिफरेंट किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और अवामी रीच आउट के लिए अब सिर्फ बिलावल मैदान में नजर आएंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुज़श्ता रोज़ जलसा किया, उस जलसे में उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जुमला कहा। पाकिस्तान की गुज़श्ता 5 साल की सियासत एक सिलेक्टेड राज था। अब उसमें क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PDM की हुकूमत के 16 माह को शामिल करके बोल रहे हैं? क्योंकि गुज़श्ता 5 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी वज़ीर ख़ारजा रहे, क्या वो खुद भी सिलेक्ट होकर आए थे? क्या ये एतराफ़ जुर्म है? क्या वो अब आवाम के पास जाने से पहले कुछ बातें, कुछ सच बोलना चाहते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल थरपारकर में जलसे में क्या कहा वो भी सुनिए। पाकिस्तान के अवाम ने
5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। इस इब्तिदाइये के साथ डिबेट का आगाज़ करते हैं। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, और स्टूडियोज़ में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ में करूँगा राना एहसान अफजल साहब से। राना साहब बताइएगा कि मियाँ साहब बलूचिस्तान गए हैं, ये एग्जैक्टली किस तरीके से फिट इन करता है? मियाँ साहब को अवामी रीच आउट करना चाहिए, इतने अरसे के बाद वो पाकिस्तान आ गए हैं, आ ही गए हैं, तो अवाम में जाने के बजाय, जलसे करने के बजाय ड्राइंग रूम्स में पॉलिटिक्स होगी, जोड़ तोड़ होगा और इसी तरीके से चलेगा मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसने कहा है कि मियाँ साहब अवाम के पास नहीं जाएंगे और PMLN एक भरपूर इलेक्शन कैंपेन जो है वो नहीं स्टार्ट करेगी? मियाँ साहब की एंट्री पाकिस्तान में अवाम के हमराही हुई। 21 अक्टूबर को अवाम का बहुत बड़ा एक जलसा, अवामी जलसा हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आए और वो एक कामयाब तरीन अवामी जलसा था। देखिए, ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा रही है, और हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है कि हम फील करते हैं कि पंजाब में हम कंफर्टेबल हैं। सूबाई हुकूमत हम समझते हैं, हम क्लेम करते हैं कि हम 2/3 अक्सरियत से वहाँ इंशाल्लाह पंजाब में हुकूमत बनाएंगे और एक नेशनल असेंबली का भी बड़ा नंबर पंजाब से लेंगे। अब हमारी कोशिश है कि तीनों बाकी सूबों से भी PMLN सीटें निकालें। जिस तरह आपने देखा कि पिछले 2018 के इलेक्शन में कराची में हमारे तकरीबन हर हलके में कैंडिडेट खड़ा था और उसने कहीं 60,000 वोट लिया, कहीं 10,000 वोट लिया। तो ये जो अलायंस हमने वो किया है, ये अभी मुमकिना तौर पे सीट एडजस्टमेंट में ट्रांसलेट करेगा, और जहां हमारा नंबर 2 है वहां अगर MQM के वोट डालें तो हम नंबर 1 हो जाते हैं, और इसी तरह का बेनिफिट MQM को मिलेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी सीट्स तो बाकी तीनों सूबों में निकालें ही निकालें, लेकिन उसके साथ हम अलायंसेस अभी से ही फॉर्म कर लें। अब बलूचिस्तान में इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हम अपनी एलाइज के साथ प्रोविंशियल असेंबली जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। राना साहब, आपकी जमात का तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इन लोगों के हवाले से। MQM के बारे में मियाँ साहब कहते थे कि दहशतगर्दी इस मुल्क में शुरू करने वाली जमात ही MQM है। बाप के बारे में आप कहते थे कि बाप का बाप हमें पता है कौन है, बाप के लोग किससे पूछ कर वोट देते हैं, तो क्या उन्हीं से पूछ कर आप लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं? आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, और प्री इलेक्शन अलायंस में और पोस्ट इलेक्शन जो गवर्नमेंट अलायंस है, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। आप अपने एजेंडे, अपने मंशूर, अपने फेसेस, अपने तंजीम के साथ चलने वाले, पार्टी के साथ दहाइयों से चलने वाले कारकुन को पीछे करके मुख्तलिफ हलकों में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पंजाब के बारे में आप दावा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि साउथ पंजाब आपने IPP की झोली में रखने का फैसला कर लिया है, और इसकी हल्की फुल्की तस्दीक जो है वो आप ही के इलाके से हैं। साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने कल कर दी। नहीं, देखिए, ऐसी कोई फैसला अभी नहीं हुआ पंजाब के हवाले से, और अगर हुआ तो सबके सामने होगा, ढका छुपा नहीं होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पंजाब में हमें किसी भी जमात से अलायंस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये हतमी शक्ल इलेक्शंस के जिस तरह दिन बढ़ते हैं वो क्लैरिटी इसके अंदर जो है वो ज़रूर आएगी। देखिए, PMLN जो है वो इंशाल्लाह अवाम में भी निकलेगी। अपनी इलेक्शन कैंपेन हम भरपूर तरीके से लॉन्च करेंगे, लेकिन ये अलायंसेस करना दूसरी जमातों के साथ, ये फील्ड तो सबके लिए खुली है। कौन रोक रहा है कि पीपल्स पार्टी ऐसा ना करे या और दीगर जमातें ऐसा ना करें? लेकिन ये जो जहां हम, आपने कहा कि पहले हम इनके खिलाफ बातें करते थे या कोई हमारा मौक़िफ़ अलग था, लेकिन पिछले 16 महीना में जो हालिया जो तारीख है उसमें तो हम कोलिशन में थे और हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। तो गुज़िश्ता 16 महीने आपके पास ये जस्टिफिकेशन थी कि आपका सियासी ऑब्जेक्टिव था इमरान खान को निकालना, उसके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, आपने इन लोगों को साथ मिला लिया। इस वक्त इलेक्शन में जाने से पहले, इलेक्शन के बाद अगर आप जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते हैं, आप लार्जर नेशनल गुड के लिए इन्हें साथ मिलाते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। इलेक्शन में जाने से पहले इन लोगों को साथ बिठाना, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका ये मतलब है कि हम एक तगड़ी हुकूमत फॉर्म करना चाहते हैं अपने इन पार्टनर्स के साथ, और उसकी बुनियाद ये बनती है कि हम अकेले, अगर हम अकेले ये रास्ता तय करेंगे तो उसमें डेफिनेटली चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ें
तो मुल्क के जिस तरह के चैलेंजेस हैं आप उनको बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। और देखें, बात यह कि इन जमातों के साथ, हम जिन जमातों के साथ अलायंस या बातचीत कर रहे हैं या जो हमारे में जम भी हो रहे हैं लोग, वो हमारे साथ कंपटीशन में नहीं है वजारत उज़्मा की। हम अब ऑब्वियसली उन जमातों के साथ तो अलायंस नहीं होगा जिधर आप वजारत उज़्मा के लिए एक दूसरे के साथ compete कर रहे हो। तो ये ऐसे अलायंसेज हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। बात ये है जितनी तगड़ी हुकूमत तो फिर आप बनेगी, इमरान खान साहब पे क्यों तनकीद करते थे कि इन लोगों को साथ मिलाया हुआ है और ये किसी के इशारे के ऊपर, कोई अपनी अबरू का इशारा करता है, ये लोग अपनी लॉयल्टीज चेंज कर लेते हैं, उनके कहने पर वोट देते हैं, तो फिर आप में और इमरान खान में अब हम क्या फ़र्क करें, क्या डिस्टिंग्विश करें? पहले तो जहाज चले और जो लोग जो थे वो अब तो इलेक्शन से पहले ओपन फील्ड है ना। किसने मना किया है किसी भी जमात को किसी भी जमात के साथ अलायंस करने से? सर, ये तो इलेक्शन के political बाद अलायंस strategy करने में कोई फर्क नहीं, कोई मसला नहीं है। आपका अपनी नहीं, पार्टी है, देखिए, आपकी शनाख्त है, आपका मंशूर है, ये जाहिर है कि आपका सॉवरन इंडिपेंडेंट डिसीजन है। आई एम नो वन टू डिक्टेट यू ऑन दैट। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब खुद को सबसे बेहतर पोर्ट्रे करते हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज खुद जा रही होगी, अपना मंशूर सामने रख रही होगी। यहां पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर आप MQM को वोट डालेंगे तो इसका मतलब है आप मियां साहब को वोट डाल रहे हैं, आप बाप को वोट डालेंगे इसका मतलब है कि मियां साहब को वोट डाल रहे हैं, जहांगीर तरीन की पार्टी को डालेंगे, परवेज खटक को, मौलाना फजलुर रहमान को। आपने बड़ी जबरदस्त गेम सेट की है। नहीं, देखें, अभी तो ये चीजें फाइनलाइज कुछ हुई भी नहीं है, कुछ चीजों पे बातचीत भी नहीं शुरू हुई, आपने उनका भी जिक्र कर दिया, तो मैं नहीं समझता ऐसे है। लेकिन सही। ये जरूर है कि मुल्की जो मसाइल हैं उनको मिलके हल करने की जरूर बातचीत हो रही है इन जमातों के साथ। और इससे हमें, मैंने जिस तरह कहा, जितनी तगड़ी हुकूमत बनेगी उतना बासानी आप बड़े मसाइल के ऊपर काबू पा सकेंगे। सही। तो ये स्ट्रेंथ मिल रही है। मैं तो समझता हूं कि ये बड़ी कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है और इसके समर आप आने वाले इलेक्शन में देखेंगे। चारों सूबों से PMLN की रिप्रेजेंटेशन होगी और उसके साथ हमारे एलाइज होंगे। हम 2/3 मेजॉरिटी से सही हुकूमत बनाएंगे। सही रान साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट किया। वो एक वफ्द लेकर मुस्लिम लीग नून का सिंध आए हुए थे। उन्होंने कहा कि गर तू बुरा ना माने, एंड आई एम श्योर कि ये पीपल्स पार्टी को वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग बुरा ना माने, सिंध में मुस्लिम लीग नवाज की एंट्री अहले सिंध की देरीना ख्वाहिश है। हमारी टीम को 2 रोज़ा दौरे के दौरान तवक्को से ज़्यादा पजीराई और कामयाबी मिली। मुतवक्के सियासी इत्तेहाद सिंध की सियासी बसात बदल सकता है। सिंध के बासियों को सिस्टम से बचाकर गुड गवर्नेंस और तामीर तरक्की से हमकिनार करना फ़र्ज़ है। तो हम ये बात मान लें, समझ लें कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस करके आइंदा का जो मंजरनामा बनाने की कोशिश की जा रही है वो एग्जैक्टली वही है जो ख्वाजा साद रफ़ीक की ट्वीट में झलक रहा है। नकवी साहब, देखिए, बात यह है कि सिंध में अगर ये MQM के साथ अलायंस बनाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जहां तक हमें मालूम है, हमने देखा है, समझा है और अमली तौर पे भी ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी यही है, चाहे ये इसको मानना चाहे ना चाहे, PMLN के कोई वोट नहीं है पूरे सिंध में, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो, पारकर हो, टंडोवाला यार हो, मीरपुर खास हो, दे डोंट हैव एनी वोट्स। इनका MQM के साथ अलायंस बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद और मतलब ये है कि एक फेस सेविंग है कि जी हम सिंध के अंदर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वरना तो कोई कैंडिडेट इनका टिकट शायद ही 2-4 के अलावा लेने के लिए तैयार नहीं होगा। Nobody wants to take a ticket a losing seat. अच्छा, अब जहां तक MQM का ताल्लुक है, उनको PMLN से सिर्फ ये फायदा होगा कि अगर PMLN हुकूमत बनाती है वफाक के अंदर, तो फिर ये वफाक में जाके वजारतों में शराकत दारी करेंगे। और MQM की पोजीशन अब वो पोजीशन नहीं रही है जो पहले होती थी, आज से कोई 8-10 साल पहले। कराची के अंदर उनकी बहुत सारी सीटें जा चुकी हैं, कुछ PTI को चली गई हैं, कुछ पीपल्स पार्टी को चली गई और मजीद जाएंगी। तो उनके लिए, वो हमेशा इलेक्शन में अकेले जाते थे, तो उनके लिए भी ये एक सपोर्ट है एक तरीके से कि उन्होंने अलायंस बनाई है। सो इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस फॉर बोथ ऑफ देम। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हमें ना इस बात की परवाह है ना फिक्र है। हम कहते हैं जी बिल्कुल ये इलेक्शन प्रोसेस है, जिसके साथ अलायंस बनाना है बनाए।
तो सिलेक्टेड राज की आप बातें कर रही हैं, आपकी जमात कर रही है, बिलावल का मैंने गुफ्तगू भी सुनवाई, आई एम श्योर कि आपने सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि 5 साल अवाम ने सिलेक्टेड राज भुगता है। ये कौन से 5 साल हैं, कब से शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं? देखिए जी, 4 साल से पीएमएलएन का नारा ये था कि वोट को इज्जत दो। जैसे ही मियां साहब वापस आए हैं तो ये नारा न जाने कहाँ चला गया। 2018 का सिलेक्शन अगर गलत था तो 2024 का भी सिलेक्शन गलत होगा, क्योंकि अगर आप डील करके आए हैं, अगर आप दीगर इदारों की मावनत के साथ इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं कि वो आपके लिए सियासत करें और वो आपकी पार्टी में शमूलियतें लाएं, तो फिर ये सियासत नहीं हुई, ये अवामी सियासत नहीं है। लोगों के वोट पे एतमाद करें। पीपल्स पार्टी तो अकेले इलेक्शन के अंदर जा रही है, हमें किसी बेसाखियों की जरूरत नहीं है। हम हमेशा आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन भी लड़ते हैं, बात भी करते हैं। हमने मिसाकी जमहूरियत भी मियां साहब के साथ की, उस पर कितना अमल किया पीएमएलएन ने, ये आपके सामने है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मैं चाह रहा लोगों था के कि मेरे वोट का मेरे एहतराम सवाल का, होना क्योंकि चाहिए। ये जो लफ्ज कॉइन किया था इमरान खान साहब के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सिलेक्टेड का, ये बड़ा मशहूर हुआ था और उनके लिए भी एक दर्द सर बना हुआ था। आज आप लोग लाडला कह रहे हैं और मियां साहब बहुत परेशान हैं। खान साहब ने भी उनको सुपर लाडला करार दे दिया, मियां साहब इस टर्म से बहुत परेशान हैं। लेकिन जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, ये 5 साल 2018 से आकर 2023 की अगस्त में इख्तिताम पजीर होते हैं सिलेक्टेड राज के। देखिए जी, इस मुल्क के अंदर कई अदवार रहे हैं सिलेक्शन के, ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है। खुदा करे कि ये आखिरी बार हो और 2024 के इलेक्शन के अंदर अवाम जो है वो इस सिलेक्शन को रद्द कर दे। और मैं आपको ये बताती चलूं कि बड़े सरप्राइजेस आएंगे, बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे इस इलेक्शन के अंदर। इस अच्छा। बार अगर आप सेंसस उठा के देखें तो 125 मिलियन में जो यूथ वोटर्स की जो तादाद है वो 44% है। ये वो यूथ है जो मायूस हो चुकी है, जो चाहती है कि हकीकी नुमाइंदे पार्लियामान के अंदर आए, एक हकीकी जमहूरी हुकूमत बने, इनको बेवकूफ ना बनाए। सही। बार बार इस मुल्क के साथ ना एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ना सिलेक्शन की जा सकती है। जो जमहूरी वजीर आजम रहते हैं, बीवी शहीद आई, 2-2, 2.5 साल उनकी हुकूमतें रहने दी, इस तरीके से मामला चल नहीं सकते। सही। शर्मिला साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस। मोहम्मद साहब, मुस्लिम लीग नवाज तो बड़े धड़ल्ले से, बड़े कॉन्फिडेंस से वो ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ है मियां साहब की, ये जो बलूचिस्तान में उनका दौरा और लोगों को शामिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो वो इलेक्टोरल अलाइंसेस जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ है, इसको किसी कमज़ोरी से तशबीह ना दी जाए, ताबीर ना किया जाए। व्हाट इज़ योर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हम आज देख रहे हैं ना, ये 1985 में हम देख चुके थे कि जब एक डिक्टेटर ने एक आदमी का हाथ पकड़ के उसको लीडर बनाने की कोशिश की, ये वही सब चीज़ें उसी तरीके से वो था, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई हैसियत थी नहीं, तो चूँकि अपनी हैसियत नहीं थी तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने एक डिक्टेटर, वो डिक्टेटर जिसको आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मैं तो उसको प्रेसिडेंट भी नहीं मानता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा एक मिसाल दूं तो जो जितने भी लोग जो इधर उधर से लोटे निकली जा रहे हैं या जो कचरा, पॉलिटिकल कचरा निकला जा रहा है ना, उसको कोई लोग ऐसे हैं जो उसको करके ना जमा कर रहे एक जगह पे, और ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो कचरा है ना वो एक साथ जमा हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं ये उनको नॉर्मली नहीं मानते या उनके ऊपर चलते नहीं हैं। गलतियां क्या नहीं की, गलतियां हर एक करता है, लेकिन अगर एक शख्स, वाहिद शख्स है जिसने करप्शन में हैट्रिक की हुई है, उसको 3 दफ़ा निकाला है करप्शन पे, वो चौथी बार आ रहा है, हो सकता है चौथी बार फिर करप्शन में निकल जाए, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। और ये तभी मुमकिन है कि जैसे आपने शुरू में कहा, या फैसल वावडा, आई डोंट नो उनके क्या रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज हैं तो अगेन वो एक किस्म का ड्राइंग रूम वाली वो है कि जब तक आप पीटीआई को आप बिल्कुल सीन से और पॉलिटिकल
वो जो Chess एक board है। चेस बोर्ड होता है उससे ना हटा लो तो ये लोग आ नहीं सकते सामने। उसकी वजह ये है कि लेकिन अगर अब उसमें मैंने उसकी इसके ऊपर सेपरेटली डिस्कस करना है तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि ये जिसको आप सियासी कचरा या लोग करार दे रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ हुकूमत में ये लोग बैठे हुए थे। एमक्यूएम के हवाले से खान साहब का एक माजी में मौक़िफ़ रहा, उन्होंने उनको मिलाया साथ। परवेज़ इलाही के हवाले से, काफ लीग के हवाले से खान साहब का मौक़िफ़ था, उन्होंने मिलाया। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की जो अलायंस फॉर्मिंग है वो आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस एंड इमर्जिंग एज द सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने किए, कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने भी किए। अभी जो मियाँ साहब ये कर रहे हैं, अब जब ये दावा हो रहा है कि मैदान खाली होगा मियाँ साहब के लिए, हु इज़ फोर्सिंग डू यू थिंक मियाँ साहब कि वो जाएं और जाकर खान साहब की सियासी उतरन पहने, इकट्ठी करें? देखिए पहले तो कप्तान की उतरन उनके ऊपर फिट ही नहीं आएगी। ठीक है, कप्तान एक बहुत बड़े कद का इंसान है और जैसे वो क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि ये तो एक पॉलिटिकल बोने हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ये उस चीज़ में फिट ही नहीं होते और ना हो सकेंगे। रही बात ये कि देखें, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप नॉर्मली इलेक्शन से पहले आप अपने स्ट्रेंथ पे लड़ते हैं अनटिल अनलेस आपको ये पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो फिर आप मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातों के साथ मिल के अपने आप को बड़ा करने के लिए और बड़ी जमातों से लड़ने के लिए आप इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर हाँ, बाद में जैसे आपने सही कहा कि बाद में जब आप अलायंस करते हैं एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसमें आप करते हैं ले दे के कहीं ना कहीं होता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर होता है, वो अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की छोटी छोटी जमातों को दे दिया जाता है ताकि मैनूवरिंग बाद में हो सके। इस मैनूवरिंग के लिए अच्छा, फिर हमने अब ये कहते हैं कि हम लोग मियाँ साहब आ गए और ये सारे मिल के वो करेंगे। मुझे एक बात बताए, पिछले 18 महीनों में वो सारी 13 जमातें एक साथ थी, यही सारे लोग एक साथ थे, इन्होंने क्या कमाल दिखा दिया था जो अभी मियाँ साहब की एक बहुत बड़ी सोच की वजह ठीक हो जाएगी। मियाँ साहब किसी से बात करते हुए बगैर पर्ची के तो किसी से बात नहीं कर सकते। उन्होंने क्या एक वैल्यू ऐड करना है इन द पॉलिटिकल सिनारियो। फिर ये याद रखें, जब ये बात करते हैं ना कि मेरी लिहाज से कि कराची में हम लोग एक गवर्नेंस लेकर आएंगे। देखिए, लाहौर जो सबसे पाकिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीन है ना, उसके मिडल में लाहौर है। ठीक है, और कराची में के आसपास कोई ज़रखेज़ ज़मीन नहीं है। ठीक है, कराची लाहौर से ट्वाइस पॉपुलेटेड है, लेकिन लाहौर कराची से 10 या 15% ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है। और ये क्यों है? ये इस वजह से है कि इन लोगों का शौक क्या है, या कंक्रीट या सरिया। इन लोगों ने वो जो पंजाब को ना अपने वो कंक्रीट और सरिये में डाल के इन्होंने पंजाब की खूबसूरती ख़त्म कर दी। मुझे ब्रेक लेनी है। मुस्लिम लीग नवाज ये कहा है कि अगर मियाँ साहब का टाइम माइनस कर दें, ये कंक्रीट और सरिया माइनस कर दें, फिर पाकिस्तान में बचेगा क्या? दो लोगों का वो कहते हैं, एक अयूब खान, एक मियाँ साहब। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये जो सवाल आपने कहा है, ये बात की है कि ये पॉलिटिकल ड्वार्फ्स, सियासी बोने, इनको इमरान खान की सियासी उतरन पूरी नहीं आएगी, इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान अफजल साहब, ज़रा फरमाइएगा, आपको कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिकल डिवॉर्फ्स हैं, आप सियासी बोने हैं, इमरान खान की सियासी उतरन जो पहनने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरी नहीं आएगी। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि जो इसकी ट्राजेक्ट्री है मियाँ साहब की,
इन फैसलों की वो यूं नजर आती है कि मियां साहब 21 अक्टूबर को लैंड करते हैं, लोग आप इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि लाहौर नहीं निकला था। आपने पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स को इकट्ठा किया, लेकिन उसमें लाहौर मिसिंग था। उस जलसे में जो उसका फ्लेवर था, जो उसका फ्लेयर था, उसका रंग था, उसमें हमें लाहौर नुमाया नज़र नहीं आया। तो लाहौर अगर गैर महफूज हो गया और आप महफूज हलकों की तलाश में लसबेला जाना चाहते हैं, कासिम सूरी के हलके पर लड़ना चाहते हैं, अब्दुल कादिर मंदोखेल वाले हलके पर जहां पर वावडा साहब और शहबाज शरीफ का मुकाबला हुआ था, उस हलके को सिक्योर करने के लिए जा रहे हैं, लाहौर से निकल के शरीफ फैमिली के लिए दूसरे हलके ढूंढ रहे हैं, तो ये तो फिर आपकी कमजोरी जाहिर कर रहा है। देखें, हमारे नज़दीक तो पंजाब सिक्योर है और अब हम बाकी तीनों सूबे सिक्योर करके पूरे पाकिस्तान को सिक्योर करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पहले मुझे आप इजाज़त दें रिस्पॉन्ड करने के लिए। जी बिल्कुल। करप्शन पे बात की, देखिए मुझे हंसी आती है, ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कहती है कि जो कम तरीन 136 पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स थी 2013 में, PMLN उसको कम तरीन सतह पे 117 पे लेके आई। इसका मतलब है कि मुल्क में करप्शन कम हो रही थी, उसको PMLN और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमतें कम कर रहे थे। और फिर साफ चली शफाफ चली आती है, ये दूध में धुले खान साहब आते हैं और वो करप्शन को 140 पे ले जाते हैं। यानी कि करप्ट तरीन पाकिस्तान की तारीख की हुकूमत करप्शन पे जब लेक्चर देती है तो मुझे हंसी आती है। ये करप्ट तरीन हुकूमत थी पाकिस्तान की तारीख के ऊपर। फिर ये जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का लेक्चर दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उस नतीजे में एक तजर्बा पाकिस्तान के साथ हुआ कि हम RTS बिठाएंगे, हम मियां नवाज शरीफ को बोगस पनामा के केसेस में इकामा पे सजा देंगे और इनको हम लेके आएंगे। तो इनके लिए तो सब कुछ तब्दील हुआ। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का कट हुआ तो ये हुकूमत में उनके कंधों पे चढ़ के आया। इनका सदर कहता है इनके नैपी चेंज होते थे और फिर ये हुकूमत चलते थे। ये तो बिल टेलीफोनों पे अपने कोalition पार्टनर्स को कॉलें करवा के पास करवाते थे। ये सेनेट में नंबर जो है वो इनकी इस्टेब्लिशमेंट पूरे कराती थी। ये जो एक गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का रिलेशनशिप होता है उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, असेंबली मछली मंडी बना दी इन्होंने। तो ये जमहूरियत की जब बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि जी MQM फलानी और बाप फलाना, तो जब इनके पास थे तो वो बिल्कुल ठीक थे। आज जब उनसे हम बात कर रहे हैं, आप भी कर लें बात। आज किसने रोका है आपको? आज जब हम बात कर रहे हैं तो इनको जमहूरियत याद आ रही है और पता नहीं कहां से क्या चीजें मैनेज हो रही हैं, कहां से क्या चीजें मैनेज हो रही हैं। हमें तो ना किसी मैनेजमेंट की जरूरत है, ना हमें किसी सपोर्ट की जरूरत है। हम मैदान में निकलें, हम लीडरशिप से जाके मिल रहे हैं, हम खुद MQM से जाके मिल रहे हैं, हम खुद बाप से जाके मिल रहे हैं, आगे हम मौलाना साहब से भी मिलेंगे और दीगर जमातों से भी मिलेंगे, आप भी मिल लें। तो कहने का मतलब अब क्योंकि हार नजर आ रही है, डिफीट नजर आ रही है, तो अब आप कह रहे हैं कि जी ये राना साहब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पे ये बात तो समझ आती है कि आप सिंध में अलायंस फॉर्म करते हैं, चलें उसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि पहले करना दुरुस्त है या बाद में करना दुरुस्त है। बलूचिस्तान में भी समझ आती है, टू सम एक्सटेंट हो सकता है कि KP में भी जस्टिफाइड हो। सवाल नहीं, मेरा सवाल सुन ले। सवाल ये है कि पंजाब जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, खासतौर पे लाहौर, अगर पंजाब में IPP के बारे में बातें अब ये चल रही हैं, आप डिनाई कर दें, आप कहें कि किसी भी सूरत राना एहसान अफजल की पार्टी IPP के साथ नहीं बैठेगी। हम तो ये सुन रहे हैं कि 46 सीटें हैं जनूबी पंजाब की, को 35 सीटों के ऊपर आप लोग जो है वो मुकमुका करने लगे IPP के साथ। आप कह देंगे नहीं करेंगे? देखें, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे पास हर पंजाब की एक एक सीट के ऊपर हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट्स मौजूद हैं। मैं इक्के दुक्के सीट की बात करूंगा, लेकिन बिल्कुल लार्ज स्केल के ऊपर कोई हमारी अलायंस नहीं हो रही, ना हमें पंजाब में जरूरत है। पंजाब में हम कंफर्टेबल हैं। अब तो हम बाकी सूबों को कवर कर रहे हैं कि वहां से भी PMLN एक अच्छी नंबर ऑफ सीट्स लेके निकले, हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ हम 2-3 जो है वो हुकूमत बना सकें। तो ये सही। राना साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस। आपने जो बात की है ना कि हर हल्के पे, बता दें, एक मिनट जी, ये कहां लिखा है कि हम अलायंस इलेक्शन के बाद कर सकते हैं? पहले नहीं लिख सके, आइन में लिखा है। आइन में नहीं लिखा, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अवाम की तरफ देखती है कि पहले मैं जरा देखूं अवाम मुझे कहां खड़ा करती है। अवाम की तरफ ही देखेंगे हम, इस अलायंस के बाद अवाम की तरफ ही देखेंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, बाकी लोग कर लें ना करें अगर उनको ठीक नहीं लगती, लेकिन हम जाएंगे तो अवाम के पास ही।
सही सही। बहरहाल आपसे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है आपकी अपनी हो सकती है। अब सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि आपके पास एक एक हलके में 4-4 या 6-6 या 10-10 कैंडिडेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता साल जो है वो आपने 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टर्न कोट्स जो थे, मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, आपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने दरीना वर्कर को, कारकुन को, साथ चलने वाले को निगलेक्ट करके उनको आपने टिकट दिया। हमने उसका हशर देख लिया कि आपके साथ क्या हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फरमाया है, शर्मिला फारूकी साहिबा वो ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर मियाँ साहब ने जो तजुर्बा करके देख लिया उसका नतीजा सामने है कि सब साथ थे, इदारे साथ थे और शिकस्त हुई। जो ज़िमनी इंतखाबात के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ, बिलावल जरदारी साहब ने आज ये बात की है। अब ये पॉलिटिकल रियलिटी जिससे शायद मुस्लिम लीग नून रिकंसाइल कर चुकी है कि आपको पहले फेवरेट होना पड़ता है, फिर अवाम का फेवरेट होना पड़ता है और फिर आपको इक़्तिदार मिलता है। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाला मामला है, या हम देखेंगे कि आप भी कहीं अलायंसेस फॉर्म करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीटीआई? के अंदर सिलेक्शन का कोई लफ्ज नहीं है और हमारी सियासत के अंदर, अमली सियासत के अंदर सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है। हम अपनी ताकत पे बिलीव करते हैं, हम अपनी ताकत का सर चश्मा आवाम को समझते हैं। वी बिलीव इन देयर वोट्स, वी बिलीव इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हम समझते हैं कि आवाम के पास जाएं और आवाम से वोट मांगें और आवाम के ऊपर एतबार करें। देखिए, अगर इस मुल्क में सिलेक्शन ही होनी है तो फिर ये इलेक्शन पे इतने अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? किसी को सेलेक्ट कर लें और फिर जाके वजीर आजम हाउस में बराजमान कर दें। इस मुल्क के अंदर उस वक्त तक हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी, इस मुल्क का सियासी बहरान उस वक्त तक नहीं थमेगा, माशी मामला तय नहीं होंगे जब तक आप हकीकी लोगों को पार्लियामान में नहीं बिठाएंगे। दे नीड टू बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कुछ जमातों की ये रिवायत रही है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर भाग जाते हैं और जब डील बन जाती है तो आ जाते हैं, लेकिन पीछे नारा कुछ और होता है वोट को इज्जत देने का, और नारा ये होता है कि जी हम अवाम में जाएंगे। तो ये जो खोखले नारे हैं ये अब लोग समझते हैं। इस वक्त जो एक माहौल बनाया हुआ है और जिसपे एतराज भी है इनको कि जी लाडला क्यों, तो जब आप लाडला बन चुके हैं, बनने को तैयार थे, लाडला बन के आए हैं, तो फिर लोग तो कहेंगे। किसी की जबान आप नहीं रोक सकते। और ये सिर्फ मैं या मेरी जमात नहीं कह रही, ये हर कोई कह रहा है। हाँ, आपको भी नकवी साहब समझ आ रहा है, आपके दीगर मेहमानों को भी समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। दे ऑल नो व्हाट इज गोइंग ऑन। सो अगर आपने फेवरेटिज्म के ऊपर, देखिए इस मुल्क में अगर इस आर्गुमेंट को मान लिया जाए जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़श्ता 2 रोज में 4 रोज में गुफ्तगू फरमाई है कि ये प्रोसेस चल रहा है, सिलेक्शन चल रही है, इसमें मुझे ये बताइए कि जो सिंध में जिसका इशारा जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी किया, जो अलायंस बन रहा है जिसमें जीडीए शामिल है, JUIF शामिल है, मुस्लिम लीग नवाज शामिल है, MQM शामिल है, IPP सिंध चैप्टर शामिल है और दीगर जो कौमियत वाली जो छोटी जमातें हैं या फिर जो रिलीजियस छोटी पार्टीज़ हैं, ये सब अगर मिल जाते हैं और एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म की बात करें, हमें ये बताएं कि 15 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, क्या आइंदा जो आप दावा कर रहे हैं जियाला वज़ीर आला, आपको ख़तरा महसूस होता है इस अलायंस से, या आप कहते हैं कि ऐसी कल्ले ही काफ़ी हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े महाज बने सिंध में, बड़ी छोटी छोटी जमातों ने अलायंस बनाया, GDA भी बनी, बहुत सारे, बहुत दफा। ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर इलेक्शन में ये होता है और हर इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा वोट लेकर आती है। ये ग्राउंड रियलिटी ये है, क्योंकि सिंध के लोगों को मालूम है कि जितना पीपल्स पार्टी ने उनकी खिदमत की है कोई और जमात नहीं कर सकती, ये सोचती भी नहीं है। हमेशा जब कोई वफाक में कोई और हुकूमत आती तो सबसे पहले वो सिंध के फंड्स रोकते हैं। फेडरल PSDP के अंदर सिंध को कोई मंसूबे ही नहीं दिए जाते हैं। ये मियां साहब के दौर में भी हुआ, ये इमरान खान के भी दौर में हुआ। इस वक्त भी अगर आप देखें तो सिंध के अंदर जो सैलाब जदगान के घर बना रहे हैं वो पीपल्स पार्टी है। 21 लाख घर बनाना ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है और ये बेड़ा पीपल्स पार्टी ने उठाया है। सही, आपको लगता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी सिक्योर है?
मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बारे में ये जो दावा किया जा रहा है कि बल्ले का निशान भी नहीं होगा और इनका कोई उम्मीदवार भी नहीं होगा, अगर ऐसा इलेक्शन होगा तो फिर क्या मंजरनामा होगा? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी तक तो मामला ये था शहर इक़्तिदार से कि काकड़ साहब भी कह रहे थे कि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तहरीक इंसाफ भी हिस्सा लेगी। इलेक्शन कमीशन ने भी बल्ले के निशान के ऊपर फैसला कर लिया, लेकिन फिर उसे महफूज कर लिया, वो जारी नहीं हुआ। अब दावे और उनके बाद बहस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस सूरत में इलेक्शन लड़ पाएगी, लड़ भी पाएगी या नहीं। मोहम्मद साहब, ये निशान अब दोबारा बहस है कि नहीं होगा, क्या वाकई? इस तरह के इस पे करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, वो खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि ये मियाँ साहब अपना कद छोटा कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो मेडिकल टर्म होती है एकोंड्रोप्लेजिया, जिसको हम ड्वार्फ या बोना कहते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को कर रहे हैं। हमने वैसे तो मेडिकल टर्म में एक और चीज़ है जिसको हम स्टंटिंग कहते हैं। ये लोग पॉलिटिकल स्टंटिंग वाले लोग हैं, ये पॉलिटिकली स्टंटेड हैं, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही। इनका उसी लिहाज से वो जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो रही है ना, वो इनसे नहीं हो रही। और ये कहते हैं कि आपने इनसे पूछा कि जो फैसले ये खुद कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, ये इनकी इतनी हैसियत है कि ये फैसले कर सकें खुद? इनको तो बताया जा रहा है, इनके सामने तो एक स्क्रिप्ट रखी हुई है और ये वो स्क्रिप्ट कर रहे हैं। मज़े की बात ये कि ये सारी वो जमातें हैं जो सुकड़ के एक एक सूबे तक रह गई थी। अब इनको कोशिश किया जा रहा है कि सबको मिला के एक पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करता था, उसने हमेशा कहा है मेरे पाकिस्तानियों। उसने कभी खैबर पख्तूनख्वा, कभी पंजाब, कभी के सिंध, कभी बलूचिस्तान, किसी एक सूबे का रोना नहीं रोया। उसने जब भी रोना रोया है, उसने पाकिस्तान का रोना रोया। उसने जब भी आवाज़ उठाई है, उसने पाकिस्तान की आवाज़ उठाई। जब ने कहा, उसने कहा मेरे पाकिस्तानियों, वो लीडर होता है। अच्छा, मुझे इनकी जब ये बात कर रहे थे ना कि ये हम अवाम की तरफ निकलेंगे, तो मुझे वो बुलबुल एक ड्रामा है, उसका एक वो फिक्रा याद आ गया। ये जो आप जिसके पास आप निकल के जाओगे, वो अवाम है या कोई और है? ठीक है। अच्छा, अवाम कौन है? अवाम वो है जो पीटीआई के साथ थी, पीटीआई के लिए निकली थी। अवाम वो है जो कप्तान के साथ थी। अवाम वो है जिसके जो प्यार है कप्तान के हर एक खिलाड़ी को, चाहे वो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का है, उनको जिताने के लिए अवाम निकलेगी। वो अवाम है। और यही वजह है, इनको पता है कि अगर पीटीआई का बल्ला बैलेट पर आ गया तो इनके बड़े से बड़ा बुर्ज पीटीआई के छोटे से छोटे जो प्यादा है ना, उससे मार खाएगा और औंधे मुंह गिरेगा। यही वजह है कि ये लोग सारे मिलके वो जो जब होता है ना वो, लेकिन सर वो होगा कि नहीं होगा ये तो बताएं। ये करेंगे नहीं। ये कोर कमेटी ने कल सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है, इलेक्शन कमीशन से भी आप मांग रहे हैं, काकड़ साहब से भी, अपने ही सदर साहब से भी आप वो कर रहे हैं। देखिए, इससे है कोई गारंटी मिली है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। मुझे इसी बात का डर है कि चूंकि इनके दिल में इतना खौफ है पीटीआई का, ये मिल के इन सब इदारों के साथ मिल के पीटीआई को आने नहीं देंगी। ठीक है, क्योंकि अगर पीटीआई आ गया, अखाड़े में उतर गया, तो पीटीआई इनका वो हशर करेगा जो पूरी दुनिया में नशर होगा। तो ये उस चीज से डरे हुए हैं
और इस वजह से पीटीआई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वरना पीटीआई, और यही वजह है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं उससे पूछूंगा कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा, आपने इलेक्शन के लिए तो कह दिया है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि एक पार्टी के साथ कितना जुल्म हो रहा है? क्या इसको आप इलेक्शन कहोगे? क्या कोई भी दुनिया का कोई भी इदारा, क्या पाकिस्तान का कोई भी सूबा, क्या पाकिस्तान का कोई भी इंसान उस इलेक्शंस को इलेक्शन मानेंगे? यहां तक कि पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा हुआ है, शहरी रहमान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बैलेट पेपर पे ना हुई तो वो इलेक्शन नहीं माना जाएगा। सही। मुझे इसके ऊपर पूछ लेने दे। राणा साहब, ब्रिंग इट ऑन का हैशटैग लगाया था आपने, आओ मैदान में, तो ये कौन सा अखाड़ा तैयार हो रहा है कि जिसमें मियां साहब ने अकेले ही फाइट करना है, बाकी तो सारे आपके इत्तेहादी हैं, पीटीआई माइनस हो जाएगी, पीपल्स पार्टी को जनाब आपने साइडलाइन कर दिया, माइनस पीपल्स पार्टी, तो ये किस किस्म का मुकाबला करने जा रहे हैं आप? नूरा कुश्ती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम तो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो मुकाबला कैसा होगा, कौन उसमें शामिल होगा, नहीं होगा, वो पीएमएलएन की मर्जी मंशा तो नहीं है। और ये कहना कि इसमें कोई हमारा रोल है, तो हम तो कहते हैं सब मुकाबले में आए और मुकाबला करें, मैदान खुलाए करें। हमने ना किसी को रोकना है, हमने ना किसी को लाना है, लोगों ने खुद लाना है। सर 16 महीने में 200 मुकदमा बना, आप 9 मई को माइनस कर दें, 9 मई से पहले की बात कर रहे हैं हम, कोई 150-200 मुकदमा जो है वो बना, वो आपकी जमात ने बनाया। मरियम साहिबा ने खुलकर इस पर बात की, राना सनाउल्लाह ने खुलकर बात की, ख्वाजा आसिफ ने खुलकर बात की, इसहाक डार ने बात की, शहबाज शरीफ ने, कि इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ये फितना खाना, इसको नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में। बिल्कुल, देखिए बात ये है, इसका फैसला हमने नहीं करना, हमने जो कहा या जो हमारी बंदोबस्त तो कर दिया है ना। नहीं, बंदोबस्त हमने भी नहीं करना, अदालतों ने करना है। हमारे हाथ में तो वो ये चीजें नहीं है। अगर इनको कोई सजा होती है, किसी को कोई जजा मिलती है, वो अदालतों ने देनी है, पीएमएलएन ने नहीं देनी। हमारी ख्वाहिश जो भी हो वो उस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पीटीआई के पास एक जमहूरियत का रास्ता था कि वो अपोजिशन का रोल इख्तियार करते, नेशनल असेंबली में केपीके की हुकूमत चलाते, पंजाब की हुकूमत चलाते, डट के अपोजिशन करते और हमें टफ टाइम देते। वो रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया, उन्होंने रास्ता अपनाया झूठ का, उन्होंने रास्ता अपनाया मुनाफिक का। सही। राना साहब वक्त जो है वो वक्त कम रह गया, मुझे शर्मिला साहिबा को टाइम देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शर्मिला साहिबा, गुज़श्ता 15 साल की अगर पॉलिटिक्स देखें, पीपल्स पार्टी ने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और बहुत अच्छा किरदार भी अदा किया, कुछ क्वेश्चनेबल बातें भी हैं। मफाहमत की पॉलिसी ने गालिबन पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये जो आपने दोस्तियां बनाई नून लीग के साथ, ख़ास तौर पे चले मिसाक जमहूरियत को जब उन्होंने वॉयलेट कर दिया, फिर उसका कोई जवाब नहीं बनता था, लेकिन आप खड़े रहे। आपने 2014 के धरने में मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट किया, पार्लियामेंट को ख़राब नहीं होने दिया। अब आपने जो कुछ किरदार अदा किया है, आज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, पीपल्स पार्टी जब वाज़े तौर पर देख रही है, निशानदही कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पलड़ा नून लीग की तरफ झुका दिया गया है, क्या आप तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे? तहरीक इंसाफ के माइनस इलेक्शंस कोई कबूल करेंगे? आपको लगता है कि होने चाहिए? देखिए नकवी साहब, हम हमेशा आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। हम वो जमात हैं जिसने पाकिस्तान को उसका मुत्तफिक का आइन दिया है। अब बात यह कि अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है तो ये इलेक्शन के रिजल्ट किसी को कबूल नहीं होंगे, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को नहीं दी जाएगी। किसी को अगर दबाया जाएगा, किसी को अगर फेवर किया जाएगा, तो फिर ये सिलेक्शन होने जा रही है। और बात यह है, अभी आपने कहा कि हमने मफाहमत की और हम कंसेंसस पॉलिटिक्स करते हैं। यस, ये हमारी सियासत है, क्योंकि हमने बहुत खून रेजी देखी है इस मुल्क के अंदर। भुट्टो साहब को फांसी लगा दी, शहीद मोहतरमा जो है उनकी शहादत हो गई, कई जालों की शहादतें हुई हैं। हम इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई तीसरी कुव्वत आके इक़्तिदार में बैठ जाए। हम नहीं चाहती कि और खून बहे मासूम लोगों का। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की भी लहरें आती हैं, दहशतगर्दी से भी हमें बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमें साथ मिलके चलना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इलेक्शन में सिलेक्शन हो जाए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, आजादाना हो, मुनसफाना हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये हम चाहते हैं। इसके लिए हमारी जद्दोजहद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नकवी साहब, ये मुझे कहना पड़ा है कि जब तक
बाजार के अंदर बिकने वाली चीजें पड़ी रहेंगी, लोग खरीदार आते रहेंगे, तो खुदारा बिकना बंद कर दें। और अपनी पॉलिटिकल मेहनत लीडरशिप से, को क्या अपनी कहेंगे कि वो अजमत से खरीदना भी छोड़ दें? मैदान में आए। नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी फिर आप ये मशवरा देंगी कि उनके लीडर्स ऐसी चीजें खरीदना छोड़ दें? जी बिल्कुल। इस मुल्क के अंदर देखें, आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है। लेट द पीपल मेक देयर चॉइसेस। सही। विल द पीपल बी एबल टू मेक देयर चॉइसेस? देखिए चॉइस तो तब होगी ना जब आपका मेन्यू पूरा होगा। जब मेन्यू में से मेन डिश ही हटा दोगे तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे वही बचा कुचा खाना रह जाएगा ना। उसमें से फिर आप जो मर्जी कर लो, आप उसको कर लो। लेकिन पता है, एक कसूर है कप्तान का, और सबसे बड़ा कसूर कप्तान का है। वो ये था कि वो ये समझता था कि इस मुल्क में आइन सुप्रीम है। उसको यह कहा गया था कि जो फैसला करो आइन को सामने रख के करो। उसने आइन को सामने रखते हुए असेंबली डिसॉल्व की, लेकिन उसकी गलती यह थी कि उसने कहा कि इस मुल्क में आइन सुप्रीम है। इस मुल्क में आइन सुप्रीम नहीं है। इस मुल्क में जो आइन के रखवाले हैं उन्होंने भी आइन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। अफसोस इस बात का है, और यही कसूर कप्तान का है। सही। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत बहुत, शर्मिला फारूकी साहबा, राना एहसान अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त करवटें ले रहा है। इसमें अभी सेटल होता हुआ नज़र नहीं आएगा, और कुछ दावे जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम में भी किए गए कि अभी बहुत से सरप्राइजेस आना बाकी हैं। देखते हैं वो सरप्राइजेस क्या हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।